तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दिया अभी। हम 1 मिनट रुकते हैं, ठीक है? अगर किसी को जॉइन करना है तो कर लेगा। तो देखो, रेस्पिरेशन बहुत सिंपल टॉपिक है और इसे ज़्यादा रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? एक बार कर लो और सिर्फ बार-बार मतलब उसके हाइलाइट्स अगर देख लोगे 10 मिनट में, तो उस चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। एक सेपरेट अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। मगर जैसे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे टॉपिक है ना, ठीक है? उनको ज़्यादा रिवीजन लगती है और ज़्यादा टाइम भी लगता है और इस पर बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। रेगुलरली 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते हैं, बट मोस्टली 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही तो बोलो। ठीक है, चालू करते हैं। थोड़ी देर में अगर किसी को जॉइन करना है तो कर लेगा, नहीं तो मोस्टली सभी लोग अभी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो देखो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको मालूम है हम सब लोग ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है? एक्सेप्शंस है लाइक माइकोप्लाज्मा वगैरह, ठीक है? जो भी ब्रीदिंग करता है बट एक्सेप्शनल केस में नहीं करता। तो ब्रीदिंग हम क्यों करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, ठीक है? और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया क्या करता है? वो भी सल्फर को ऑक्सीडाइज वगैरह करने के लिए ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं। और ऑक्सीजन का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है? तो होता है कि जो हम फूड लेते हैं एज एनर्जी, तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जो हम फूड खाते हैं उसे एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमारे ऑक्सीजन लगता है। आपने फोटोसिंथेसिस के बाद आपका जो रेस्पिरेशन टॉपिक है उसमें देखा देखा होगा कि ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये अपना एच प्लस को भी एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो एट द एंड ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस है, मतलब इसका इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो देखते हैं हम इसमें क्या-क्या है। तो देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिल्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। मोस्टली हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है? तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी के लिए हम फूड मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं लाइक ग्लूकोज वगैरह, और उससे एनर्जी डिराइव करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? फिर बाद में ऑक्सीजन जो हम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका कन्वर्जन हो जाता है CO2 में, ठीक है? तो CO2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, धोखादायक है, अच्छा नहीं है, ठीक है? साँस फूलने लगती है, तो उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए ब्रीथिंग काम में आती है। और O2 हमें कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करना पड़ता है सेल्स को, और CO2 जो भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है? O2 जाने के बाद जो CO2 प्रोड्यूस होगा आपके सेल्स के पास, उन्हें रिलीज़ भी करना पड़ता है। सिंपल है, कुछ ऐसा खास तो नहीं दिया। और आपने देखा होगा कि ब्रीथिंग को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं, मतलब साँस मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना, ठीक है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर छोड़ना, ठीक है? ये सब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन कहते हैं। इधर दिया है कि आपका जो आप जब आप ब्रीथिंग करते हो तब आपका जो मतलब क्या होता है, सीना जो होता है कोस्टल सरफेस, वो क्या होता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, ठीक है? स्टर्नम मूव करता है, मसल्स मूव करते हैं, रिब्स मूव करती है, ठीक है? मतलब चेस्ट मूव करता है ओवरऑल। देन आते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस काम में हेल्प करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है? ट्रांसपोर्ट मतलब बाहर लेना, अंदर लेना, ऐसे टाइप। तो देखो, मोस्टली किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है? आपका जब इवोल्यूशन हुआ, तब वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे थे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके हैबिटेट्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो देखो, आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देख लिए, टिश्यू लेवल है, फिर बाद में ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। आपने कहाँ देखा? एनिमल किंगडम में देखा, और वहाँ पर आपको उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी बताए गए थे, ठीक है? मगर यहाँ पर आपको सेपरेटली याद करने पड़ेंगे, एज़ इट इज़ एग्ज़ाम्पल में मैच द पेयर्स आते हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बनता है? मैच द पेयर्स, ठीक है? तो देखो, कौन से मुआयने पर डिपेंड होता है, हैबिटेट मतलब वो कहाँ पर रहते हैं और उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताया कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो है, इन्वर्टिब्रेट्स जो लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, वो कैसे करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 का सिंपल डिफ्यूजन करते हैं ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। आपको लिखना है स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, एंड ब्रैकेट में लिखना है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। फिर बाद में आपका सेकंड एग्जांपल है अर्थवर्म, जो कि किसका यूज करता है? मॉइस्ट मॉइस्ट क्यूटिकल। आपने सेपरेट अर्थवर्म पढ़ते समय देखा होगा कि मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं, ठीक है? और इंसेक्ट्स के पास क्या रहता है? इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लाइक ट्रैकियल ट्यूब्स। तो इनकी ट्यूब्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है, ठीक है? ऐसे फर्स्ट ट्यूब रहेगी, ऐसी सेकंड ट्यूब रहेगी, ऐसी थर्ड ट्यूब रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। और जो कि क्या हेल्प करती है?
एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी में लेने में हेल्प करती है, ठीक है। इंसेक्ट्स के पास क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। मॉइस्ट क्यूटिकल किसके पास है, अर्थवर्म्स के पास। स्पॉन्जेस सिलेंड्रेट्स फ्लैटवर्म्स कैसे करते हैं, उनके बॉडी सरफेस से, एंटायर बॉडी सरफेस से, देखो पूरा एंटायर बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब आपको मालूम ही होगा, ठीक है। देन स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास क्या है, गिल्स है, जो कि स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। वेस्कुलराइज मतलब जिनमें वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स कौन से यूज करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। फिर बाद में मोल्यूस्क, ठीक है, मोल्यूस्क जो है वेस्कुलर बैग्स यूज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लंग्स। और हम भी क्या यूज करते हैं, लंग्स कहते हैं। और हमारे पास टू पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल, सॉरी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोल्यूस्क भी क्या यूज करता है, गिल्स करता है। यहाँ पर वेरास दूसरा एग्जांपल दिया है। और लंग्स इज यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स कौन सा चीज यूज करते हैं, लंग्स करते हैं, ठीक है। और हम भी क्या करते हैं, लंग्स ही करते हैं। अमोंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, फिशेस भी गिल्स करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स करते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है। इसे लिख लो, रट लो, याद कर लो या समझ लो, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एंड आल्सो, ठीक है। देखो एम्फीबियंस जो है फ्रॉग्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, मॉइस्ट स्किन भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, इसे याद रखना है। मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमंस भी आते हैं मैमल्स में, ठीक है। देखो मतलब ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं था, सिर्फ देखने या समझने वाला था, ठीक है, थोड़ा सा। तो आप इसे रट लो, कुछ फायदे का नहीं है ज्यादा। इस पे एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर हम देते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हम कैसे सांस लेते हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि आपके जो नॉस्ट्रिल्स है, नाक है, वहां से आप सांस लोगे या आपके माउथ से लोगे, ठीक है। या आपकी नाक की ओपनिंग है, नोज की, या आपके माउथ की ओपनिंग है, यहाँ से आप सांस लोगे। यहाँ पर एक फेरिंग्स आता है, ठीक है, फेरिंग्स आता है, ये आपका फेरिंग्स। यहाँ पर टू ओपनिंग्स होती है, एक तो होती है ट्रकियल ओपनिंग जो की जाती है लंग्स के थ्रू, और उसके जस्ट पीछे होती है इसोफेजियल ओपनिंग। तो इसोफेजियल ओपनिंग कहा जाती है, हमने कल देखा था, स्टमक के पास जाती है, ठीक है। तो हमें सांस किस में लेनी है, स्टमक में पहुंचानी है क्या, नहीं, हमें लंग्स में पहुंचानी है। तो जो आपका इपिग्लोटिस है खुल जाएगा, ठीक है, पार्शियली जो कवर करते हैं वो खुल जाएगा, उसके थ्रू एयर आपकी जाएगी अंदर लंग्स के बीच में, यहाँ पर लंग्स रहेगा आपका, और जो लंग्स के थ्रू आपके हार्ट में जाएगी, हार्ट में मतलब ब्लड जाएगा, और ब्लड के थ्रू पूरे मतलब हार्ट के थ्रू आपका ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा। ऐसा होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे बेसिक टाइप के होते हैं, मगर हम देखते हैं ब्रीफली। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, मतलब जो आपकी दो ओपनिंग्स होती है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड्स टू द नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज। आपके दो नाक की ओपनिंग्स, फिर बाद में आपका नेजल चेंबर, ठीक है, नेजल पैसेज, फिर बाद में नेजल चेंबर। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ठीक है। तो देखो फेरिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, कि ये है कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, मतलब फेरिंग्स में आपका फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगा। और फेरिंग्स में दो ओपनिंग रहती है, जिसे हम इसोफेगल और ट्रैकियल ओपनिंग कहते हैं। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द रेलिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, ठीक है। तो देखो फर्स्टली फेरिंग्स आएगा, फिर उसके जस्ट नीचे लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स भी एक कार्टिजेलेनियस बॉक्स है, ठीक है। कार्टिजेलिस मतलब कार्टिलेज जो रहते हैं उससे फॉर्म होती है, ठीक है। लैरिंग्स इज अ कार्टिजेलेनियस ब्लॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। जस्ट फेरिंग्स के नीचे, मतलब आपकी जो ट्रकेल ओपनिंग है, उसे ही आप लैरिंग्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर रहेगा जो कि कार्टिलेजिनियस है, और वो आपके साउंड प्रोडक्शन में काम आता है। अगर आप अपना हाथ अपने इस क्या मतलब एक मान पर रखोगे, ठीक है, इस रीजन पे रखोगे, और कुछ भी वाइब्रेशन करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो जहां पर वाइब्रेशन फील होगा हम उसे लैरिंग्स कहते हैं या साउंड बॉक्स कहते हैं, ठीक है। During swallowing, glottis can be covered by the thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. तो आपकी जो ग्लॉटिस की ओपनिंग है उसे कवर किया जाएगा या उसका कवर निकाला जाएगा, कब, स्वॉलिंग के थ्रू, ठीक है, मतलब स्वॉलिंग करते समय उसको कवर किया जाएगा थ्रू इपिग्लॉटिस। और इपिग्लॉटिस किससे बना होता है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ठीक है। ई फॉर इपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक। और थिन रहेगा, ज्यादा थिक रहेगा तो उसे पार्शियली है ना वो, ठीक है, मतलब हमें उसे मूव करना पड़ता है। तो अगर थिक रहेगा तो उसे हम मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए थिन रहेगा, इलास्टिक रहेगा, और कार्टिलेजिनियस रहेगा वो भी, ठीक है। उसे हम इपिग्लॉटिस कहते हैं। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, लैरिंग्स में नहीं जाना है फूड, फूड जाना है हमारे इसोफेगस में। देन ट्रकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब
एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये हमारी यहाँ पर तक थोरेसिक कैविटी रहते हैं, फिर बाद में हमारी एब्डोमिनल कैविटी रहती है, और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में आता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। तो देखो, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, ट्रकिया इज स्ट्रेट टू एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। आपके पास कितने टाइप्स के वर्टिब्रास है? सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, फिर बाद में ल्यूम्बर वगैरह, ठीक है। तो जो अपना थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसके फिफ्थ लेवल पर वो डिवाइड हो जाएगा। ट्रकिया डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी लाइन में से क्वेश्चन आएंगे। इनटू द लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। हमारी ट्रकिया थी ये, यह हमारा प्राइमरी, ठीक है, क्या हुआ? ब्रोंकाई हो गया। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ending up with a very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring, ठीक है। तो देखो, यह आपका ट्रैकिया है, ये फिफ्थ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर डिवाइड होगा इनटू द फर्स्ट, क्या है? इनटू द फर्स्ट किस में होगा? ब्रोंकाई, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गए। यहाँ पर देखो आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, यहाँ पर आपका थर्ड टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर बाद में टर्शियरी ब्रोंकाई जाकर ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। यहाँ आपके ब्रोंक्यूल्स है और यहाँ पर आपके एल्वियोलाइज है, ठीक है। ये जो वेस्कुलराइज बैग है, गोल गोल स्ट्रक्चर, सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर, उसे हम एल्वियोलाइज कहते हैं, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, मतलब यहाँ तक आपका पूरा कार्टिलेजिनियस रिंग का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये आपकी कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ठीक है। तो कहाँ तक आपका सपोर्ट रहेगा? ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। ब्रोंकाइस तक नहीं, ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। मतलब जो कि जहां से एल्वेओलाई का ओपनिंग होती है, मतलब एल्वेओलाई होते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थीन, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है थीन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वॉस्कुलराइज, ठीक है। वेसल्स वगैरह होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल एल्वेओलाई, ठीक है। एल्वेओलाई थीन क्यों होता है? क्योंकि वो उससे हमें क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करने होते हैं, इसके लिए उसे थीन होना पड़ता है। इरेगुलर वॉल्ड रहता है, अगर रेगुलर रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और इरेगुलर होने का कारण एक भी होता है कि उसमें थोड़ी सी म्यूकस लेवल होती है, मतलब थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन देता है, ठीक है। मगर इरेगुलर होने का कारण एक होता है कि उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए। वेस्कुलराइज होता है क्योंकि वेसल्स तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें ब्लड वहां तक पहुंचाना है, और उसे हम क्या कहते हैं? एल्वेओलाई। तो देखो, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये जो आपके राउंडेड स्ट्रक्चर है, उसे हम एल्वेओलाई कहते हैं, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओलाई कंप्राइज द लंग्स, मतलब इन सबको मिलाकर लंग्स बनते हैं। वी हैव टू लंग्स, दो लंग्स है हमारे पास, राइट वन एंड द लेफ्ट वन, कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। तो देखो, आपका ये लंग्स रहेगा, ठीक है। तो एक लंग्स के जस्ट ऊपर आपके एक फर्स्ट लेयर रहेगा, और सेकंड, मतलब उसके थोड़ा सा बाहर एक सेकंड लेयर रहेगा, और उसके बीच में क्या रहेगा? प्लूरल फ्लूइड रहेगा, ठीक है। मतलब डबल लेयर रहेगा, उसके ऊपर लंग्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि डबल लेयर की होती है, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, उसके कारण फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन नहीं होता, देखो आपके लंग्स, आप जब सांस लेते हो तो फूलते हैं, फूलने के कारण वो क्या होता है? कोस्टल सरफेस के जाकर टकराते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे ही टकराते रहेंगे तो फट जाएंगे, उनमें कुछ तो दिक्कत हो जाएगी। इसके कारण उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल, ठीक है। और पेरिकार्डियम होती है, कार्डियम मतलब हार्ट, हमारे हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक लाइनिंग, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। मतलब जो इनसाइड का रहेगा वो होगा आपके लंग्स के साथ कॉन्टेक्ट में, और जो आउटर साइड होगा वो आपके थोरेसिक लाइनिंग की में, ठीक है। मतलब थोरेसिक लाइनिंग मतलब आपका कोस्टल सरफेस। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, ऐसे आपकी ट्रकिया नीचे आएगी, यहाँ पर ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स में होगी, और उसके ऊपर एक वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगी, जैसे हम एल्वेओलाई कहते हैं, और दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा डायफ्राम है, जस्ट डायफ्राम के ऊपर हमारा लंग्स है, और ठीक है, यहाँ पर देखो हार्ट भी हमारा डायफ्राम को टच करता है, और रिब्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करती है हमारे थोरेसिक कैविटी के लिए, और कट एंड ऑफ द लिब्स वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। देन हम देखते हैं कि द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory और exchange part of the respiratory system। तो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जहां से आप सांस अंदर लेते हो,
और ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपका कंडक्टिंग पार्ट रहेगा। मतलब ये सिर्फ सांस अंदर तक लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तक लाने में, ठीक है, हेल्प करेगा। मगर रियल एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा रहेगा? आपके एल्वियोलाई रहेंगे, ठीक है। एल्वियोलाई आर द ओरिजिनल रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, बट अप टू द ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स दिस पार्ट कंडक्ट्स और कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। The conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidifies, and also brings the air to the body temperature. जब हम सांस लेते हैं तो देखो, जो भी आपका आउटर ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, या कौन सा भी आपका क्या रहेगा, गैस रहेगा, तो उसमें क्या होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। उसका टेम्परेचर अलग अलग रह सकता है, या उसे क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर भी लाना पड़ता है हमें, उसको ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग। तो उसे कौन करता है, कंडक्टिंग पार्ट करता है, और एल्वेओलर सिर्फ क्या करता है, एक्सचेंज का पार्ट कंप्लीट करता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। मतलब देखो, एक बेसिकली देखा जाएगा तो एक आपका एल्वेओलर है, ठीक है, और यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल था। इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर ले जाने का काम किया। इसने ऑक्सीजन अंदर लाया, उसे फॉरेन पार्टिकल्स निकाल दिए, उसको ह्यूमिडिफाई कर दिया, उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कर दिया, और ये जो एल्वेओलाई था, ठीक है, इसने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर ब्लड वेसल्स आए, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड था, ठीक है, और एल्वेओलाई ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिंग पार्ट, यहाँ पर एक्सचेंज पार्ट। क्लियर हो गया? थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है कभी कभी, मगर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। द एयर्स आर सिचुएटेड इन, सॉरी, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेंबर, थोरेसिक चेंबर में सिचुएटेड होता है, विच इज द एनाटोमिकली टाइट एयर टाइट चेंबर, ठीक है। मतलब देखो, जब आपकी बुलेट क्रॉस करती है आपका क्या, थोरेसिक चेंबर, तब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप इमीडिएटली डाई होगे या नहीं होगे। तो देखो, इसका आंसर है कि आप डाई हो जाओगे थोड़ी देर में, मतलब एक 2-4 मिनट या 5 मिनट में। उसका रीजन है कि आपका जो थोरेसिक चेंबर है वो एनाटोमिकली एयरटाइट चेंबर है, ठीक है। अगर आप उसको उसमें एक होल बना दोगे तो आप सांस अंदर बाहर अच्छे से नहीं ले पाओगे, और आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण या आपको ऑक्सीजन कम मिलने के कारण आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई क्या करता है, देखो, ऑपरेशन करता है थोरेसिक कैविटी का, तो उसे उस तरह पर कट किया जाता है, उस तरह से कट किया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई होल बना दोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो थोरेसिक चेंबर इज फॉर्म डॉर्सली, ठीक है। आपका जो थोरेसिक चेंबर है वो डॉर्सली फॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम से, मतलब आपका बैक साइड का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होता है, डॉर्सली फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वेंट्रली बाय द स्टर्नम, दो जो रिब्स आपके कनेक्ट होते हैं वो होता है स्टर्नम। वेंट्रली बाय स्टर्नम, लैटरली बाय द रिब्स, मतलब साइड से रिब्स से होगा, साइड से मतलब पूरा इस साइड से रिब्स से, वेंट्रली बाय द स्टर्नम एंड बैक साइड बाय द आपका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम, देखो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड है। तो पीछे से आपका क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम, आगे से होगा स्टर्नम, नीचे से होगा डोम शेप्ड डायफ्राम, और लैटरली बाय द रिब्स। इतना सिंपल है, एक बार समझ लो, फिर बाद में इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं आती, ठीक है। द anatomical setup of the lungs in the thorax is such a way that the any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung or pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume, ठीक है। तो देखो, हम डायरेक्टली तो पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक, पल्मोनरी मतलब इनर लंग्स की जो वॉल्यूम होता है, लंग्स को बड़ा करना या छोटा करना, हमारे हाथ में नहीं होता। जब एयर उसके अंदर जाएगी, उसका, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम बढ़ जाएगा, निकल जाएगी तो कम हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्टली तो अल्टर नहीं कर सकते कि बाबा हमने कर लिया और बाहर या अंदर ले ली सांस, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, और ऐसा सेटअप किया होता है हमने, ठीक है, कि अगर हम इसे दबाते हैं, ठीक है, किसे दबाते हैं हम, अगर किसी की चेस्ट को प्रेस करते हैं तो उसकी पल्मोनरी वॉल्यूम जो होती है, मतलब उसका लंग्स भी प्रेस होगा ना थोड़ा सा, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा, और वो सांस क्या कर देगा, बाहर छोड़ देगा। मतलब अगर आप किसी के चेस्ट को दबाते हो तो उसका पल्मोनरी वॉल्यूम भी थोड़ा सा दब जाएगा, ठीक है। इसका रीजन है कि एनाटॉमिकल सेटअप ही हमारा वैसा है, ठीक है। समझ में आया इसका मीनिंग क्या था? रिपीट कर दूं या समझ आया? क्योंकि देखो, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस 4 लाइन पर। अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, समझ में आया हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देन आता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स,
ठीक है, बस आपकी स्टेप्स बताइए। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच द एटमॉस्फेरिक एयर इज डाउन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। मतलब आप ऑक्सीजन लेते हो अंदर, ठीक है, एल्वियोलाई में आता है और आपका जो CO2 है वो एल्वियोलाई से बाहर जाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जब आप CO2 या ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन अंदर लेते हो तब एल्वियोलाई के थ्रू वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था वो क्या होता है, एल्वियोलाई के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। जब आपका ऑक्सीजन ब्लड को मिलता है तब उसका ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर उसकी जरूरत है, मतलब टिश्यूज की तरफ। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। आपका ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू टिश्यूज की तरफ। टिश्यूज में जो आपका CO2 बना था वो आपका ब्लड में आएगा और जो ब्लड में ऑक्सीजन था वो आपका टिश्यूज में चला जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर कैटेबोलिक, ठीक है, एनाबोलिक नहीं, एनाबोलिक मतलब फॉर्मेशन और कैटेबोलिक मतलब उसकी क्या, उसको फैट का जब आपका कैटेबोलिज्म होता है तो फैट यूटिलाइज होता है और एनाबोलिज्म होता है तब फैट बनाया जाता है। ठीक है, एंड रिजल्टेंट CO2 का रिलीजेशन होना। ठीक है, तो इतनी बेसिक स्टेप है, इसे देख लो एक बार। फिर बाद में हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है ब्रीदिंग का। मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टेप्स होती है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मतलब हम सांस जब अंदर लेते हैं और एटमॉस्फेरिक अंदर हवा लेते हैं हम, ठीक है। एक्सपीरेशन मतलब जो एल्यूलर एयर होती है ना उसे बाहर छोड़ते हैं। देखो, एक्सपीरेशन में एक्सपीरेशन में हम एल्यूलर एयर को बाहर छोड़ते हैं, इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉन करते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो देखो, प्रेशर ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तभी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन हो जाएगा। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है, ये प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तब आपका प्रेशर घटेगा, जब आपका प्रेशर बढ़ेगा तब आपका वॉल्यूम घटेगा। तो ये चीज इसमें लागू होते हैं। ठीक है, किसमें लागू होते हैं, आपके लंग्स में। इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई, हो ना। तो देखो, हम जरा थोड़े सा स्लो जा रहे हैं क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो देखो, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, फिर बंदे इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको बाहर से सांस अंदर लेनी है या एयर अंदर लेनी है तो आपके लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मतलब एटमॉस्फेरिक का पॉजिटिव होना चाहिए प्रेशर और आपका जो लंग्स है उसमें नेगेटिव चाहिए। तो आपका प्रेशर, मतलब आपको मालूम है एयर कहाँ से मूव होते हैं, पॉजिटिव प्रेशर मतलब जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से नेगेटिव प्रेशर, मतलब जहां पर प्रेशर कम है वहां आपके एयर मूव होते हैं। तो अगर आपको इंस्पिरेशन कराना है, आपको सांस अंदर लेनी है, तो आपके लंग्स में नेगेटिव प्रेशर चाहिए, मतलब प्रेशर कम चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपका ज्यादा चाहिए और इसका कम चाहिए, तभी आपकी सांस अंदर आएगी। ठीक है, और इसका उल्टा होना चाहिए, जब आपको सांस बाहर छोड़नी है मतलब एक्सपिरेशन करना है, तब लंग्स में ज्यादा आपकी क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए और एटमॉस्फेयर में कम चाहिए। ठीक है, मतलब लंग्स में ज्यादा चाहिए, ठीक है, लंग्स में ज्यादा चाहिए और आपके एटमॉस्फेयर में कम चाहिए, तभी आपका एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन हो पाएगा। तो देखो, जैसा ही आपको दिया है कि यहाँ पर होते हैं, फिर बाद में यहाँ पर कौन से चीजें आपको प्रेशर ग्रेडियंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ एक लाइन बताई थी कि वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी तो चीजें चाहिए जो हमें हेल्प कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आती है द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो देखो, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा क्या दिया है, आपको एक आपको पैराग्राफ दिया है, तो इसका मैं मीनिंग आपको बता दूंगा कि देखो, आपको हेल्प कौन करता है प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में, डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल्स, जो कि होते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल। तो देखो, डायफ्राम, आपका डायफ्राम मतलब जो लंग्स के नीचे सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपके लंग्स है, जो कि लंग के नीचे आपका डायफ्राम सिचुएटेड है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा आप ही सोचिए। तो देखो, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। जब आपका डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब ऊपर चला जाएगा ऐसे, तब आपका क्या होगा,
इंस्पिरेशन होगा, मतलब इंस्पिरेशन क्यों होगा? तो देखो, आपकी जो वॉल्यूम है थोरेसिक चेंबर की वो बढ़ जाएगी, ठीक है? मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी तब आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब आपके थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब आपका थोरेसिक मतलब आपके लंग्स का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर से अंदर हवा आ जाएगी आपके लंग्स में, ठीक है? तो आपका डायफ्राम किस में हेल्प करता है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब एंटीरियर मतलब आपका सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, एक्सिस में आपका डायफ्राम क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम। यहाँ पर इसे आपको याद करना पड़ेगा कि डायफ्राम आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हेल्प करता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इंस्पिरेशन आपको लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। Then the contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing the increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral, ठीक है, dorsoventral axis। तो देखो कैसे होता है, जब जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, मतलब देखो आपके जो रिब्स है उनके बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, और उसमें जो मसल्स आते हैं हम उसे डिवाइड करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरनल में, ठीक है? तब जब आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तब आपका स्टर्नम और आपके रिब्स जो है वो लिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, लिफ्ट हो जाएंगे। उसके कारण थोरेसिक चेंबर जो है आपका, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और उसकी वजह से इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है? तो देखो आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेस सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। जब आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, आपके पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, तब आपका एयर जो है थोड़ी सी अंदर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। रिलैक्सेशन, ठीक है, यहाँ पर इंस्पिरेशन हो चुका। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटर कोस्टल मसल्स, ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल कोस्टल नहीं है, इंटर कोस्टल मसल जब आपके रिलैक्स हो जाएंगे और डायफ्राम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि स्टर्नम उसके नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर थोरेसिक बढ़ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज्यादा, इसके कारण आपका क्या हो जाएगा, एक्सपल्शन ऑफ एयर हो जाएगी, मतलब एक्सपिरेशन हो जाएगा, ठीक है? ये चीजें थोड़ी सी समझाने में भी दिक्कत वाली है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझे मतलब पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है? रिपीट कर दूं या कंटिन्यू कर दे? ठीक है, पर यहाँ पर एक देखो कि आपके डायग्राम में कैसे दिया है कि डायफ्राम जब नीचे आता है उसे कॉन्ट्रैक्टेड कहते हैं। मतलब देखो इसका लॉजिक मुझे भी पता नहीं चला। और डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तब ऊपर की तरफ दिया है, ठीक है? तो इसको डायग्राम में याद कर लो, ठीक है? डायग्राम याद कर लो, क्योंकि अगर डायग्राम पूछोगे तो कॉन्सेप्ट के बलबूते पर आप गलत कर दोगे, ठीक है? We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen। हमारे एब्डोमेन में जो एडिशनल मसल्स है उनके कारण हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के। और एक नॉर्मल ह्यूमन जो है, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन 12 टू 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रीथ करता है एयर, ठीक है? और उसे हम कैसे किससे एस्टिमेटेड करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर किससे काउंट करते हैं हम, स्पायरोमीटर से, ठीक है? इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 12 टू 16 टाइम्स और स्पायरोमीटर से काउंट करते हैं। देन यहाँ पर आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। देखो आपके पास वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज अलग चीज है, ठीक है? वॉल्यूम्स को सेपरेटली पढ़ना है, कैपेसिटीज को सेपरेटली पढ़ना है, ठीक है? तो हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। तब जब आप कोई भी सांस नॉर्मल, देखो आप सिंपली बैठे हो और इनहेल करते हो, इंस्पिरेशन करते हो और एक्सपिरेशन करते हो, ठीक है? अब अगर जब आप नॉर्मली करते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन और नॉर्मल इंस्पिरेशन में जब जितनी भी आप क्या करते हो, सांस अंदर या एयर अंदर लेते हो, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, उसे कहते हैं हम, ठीक है? वो जो होती है वो है 500 ml होती है। तो अगर 500 को मैं 12 या 16 से मल्टीप्लाई कर दूं पर मिनट के लिए, ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 16 तो हो जाएगा 600 टू 800, ठीक है? और इसे हम एमएल में काउंट करते हैं, लीटर में नहीं, ठीक है? लीटर में भी पूछा जा सकता है मगर चांसेस नहीं है एमएल में या मिलीलीटर में ही पूछा जाएगा। देन आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको एक बात याद रखनी है, जिधर भी रिजर्व आएगा, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम जिधर भी आएगी उधर फोर्सिबल ही होगा, ठीक है? अगर इंस्पायरेटरी आएगा तो इंस्पिरेशन फुल फोर्सफुली होगा, और एक्सपायरेटरी आएगा तो, ठीक है, एक्सपिरेशन फोर्सफुली होगा।
ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में हम ज्यादा खींच सकते हैं 2500 एंड टू 3000, और एक्सपिरेशन के वक्त हम थोड़ा सा कम बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी तो अंदर रखनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारी जान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ी सी तो रखनी पड़ेगी ना, इतना प्रेशर तो हम नहीं लगा सकते। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होते हैं 100 टू 1100 एंड 2500 टू 3000 होते हैं हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका सिंपल लॉजिक है। फिर बाद में हम कैसे करते हैं कि रिसाइडेबल वॉल्यूम देखते हैं हम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। बहुत ज्यादा फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, फोर्सिबल एक्सपिरेशन मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी जो निकाल दी हमने, उसके बाद भी हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम रहते जो कि 1100 टू 1200 ml रहती है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहना चाहता हूँ, आप जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हो तो आप कितनी वॉल्यूम बाहर निकालते हो, 1000 टू 1100। देखो जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हो तो इतनी वॉल्यूम बाहर निकालते हो, और उसके बावजूद आपके अंदर कितनी रहते हैं उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और वो होती है 1100 टू 1200, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ काउंटिंग करके कुछ एडिशन मल्टीप्लाई करके आपको ये वॉल्यूम्स आ जाएगी, ठीक है। तो इसे भी हम देखते हैं, इसे याद कर लो, ठीक है, समझ लो या याद कर लो। मोस्टली याद ही कर लो, क्योंकि समझने में टाइम वेस्ट जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली देख लोगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करके निकालने को 1-2 मिनट जाएंगे, और आपके पास टाइम लिमिट रहता है, इसलिए सिंपली याद रख लो, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, ठीक है, कितनी एयर में खींच सकता हूँ अंदर, इंस्पायर कर सकता हूँ, उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, अगर मैं कितनी एयर इंस्पायर कर सकता हूँ वो होते हैं टाइडल वॉल्यूम, मतलब जो नॉर्मली करता हूँ। और फोर्सफुली करने पर कितनी आते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली, और फोर्सफुली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतनी मैं अंदर ले सकता हूँ। कैपेसिटी इतनी है मेरी, मेरी इंस्पायर करने की कैपेसिटी कितनी है, मेरी टाइडल वॉल्यूम जो कि मैं नॉर्मली करता हूँ, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि मैं फोर्सफुली करता हूँ, ठीक है। तो देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मैं कितना एक्सपायर कर सकता हूँ, मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, जितना मैं नॉर्मली बाहर फेंकता हूं जो कि है टाइडल वॉल्यूम, और जितना मैं फोर्सफुली बाहर फेंक सकता हूं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो वो है मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, समझ में आया, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट इंक्लूड्स ईआरबी प्लस आरबी, ठीक है। तो देखो कैसे होता है कि मैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दूंगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम निकाल दूंगा, तो मेरे बॉडी से अगर मैं टाइडल वॉल्यूम निकालता हूं तो मेरे बॉडी में कितनी एयर बचेगी। तो उसका रीजन है, मतलब उसका आंसर है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि मैं फोर्सफुली निकालूंगा, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ जो मेरी रहेगी अंदर, ठीक है, उसे हम रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये दो एडिशन हो गए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब कि मेरे एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मैंने अगर एक नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, सांस बाहर निकाल दी, ठीक है, 500 ml निकाल दी, उसके बाद मेरे पास कितनी रहती है, ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी मतलब मैं उसके बाद भी जितना फोर्सफुली निकाल सकता हूँ वो होती है, और उसके पास जितनी रहती है मेरे बॉडी में जिसे मैं निकाल नहीं सकता फोर्सफुली, वो होती है रिजर्व वॉल्यूम या रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वो सो सिंपल इट इज, बट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समझ भी सकते हो मगर टाइम जाएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन। एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन मैंने कर दिया, मतलब ईआरवी कर दी, तो उसके बाद मैं कितनी एयर ले सकता हूँ। तो नॉर्मल ईआरवी निकाली है मैंने, ठीक है, ईआरवी निकाली है, तो ईआरवी तो ले सकूंगा। टाइडल वॉल्यूम भी निकाली थी, उसके लिए वो भी ले सकूंगा, और उसके बाद फोर्सफुली भी ले सकूंगा ना। देखो कैसे होता है, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं जब एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन करूंगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन को हम क्या कहते हैं, ईआरवी। ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब भी आपके पास रिजर्व आएगा कोई भी चीज आपके पास फोर्सफुली होगी, तो मैं जब फोर्सफुली एक्सपिरेशन करूंगा उससे पहले मैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करूंगा जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, मैंने टाइडल वॉल्यूम निकाल दी, फिर बाद में मैंने फोर्सफुली सभी मेरी जो इनर ईयर थी उसे निकाल दिया, उसे हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह दिया, उसे भी निकाल दिया। फिर बाद में क्या हो गया, मतलब एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन मैंने कर दिया। फोर्सफुल एक्सपिरेशन कंटेन्स ईआरबी प्लस टीवी। तो उसके बाद मैं कितनी एयर इनर ले सकता हूँ,
तो मैं टाइडल वॉल्यूम ले सकता हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम छोड़ी थी। फिर बाद में जो मैंने फोर्सफुली छोड़ी थी ईआरवी उसे मैंने ले लिया। फिर बाद में मैंने जो फोर्सफुली इंस्पायर करूँगा उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और मैंने जैसे कॉन्सेप्ट बताई आपको कोई शायद नहीं बता पाएगा, तो समझ लो नॉर्मल थिंग है। देन आती है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है? फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जितनी मेरे लंग में एयर आएगी, ठीक है? उसे मैं क्या कहूँगा, मेरे टोटल लंग की कैपेसिटी कहूँगा, ठीक है? तो उसका रीज़न सबसे इंटरनल है, वाइटल कैपेसिटी मतलब ये तीनों कैपेसिटीज़ प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम बचा था। बहुत सिंपल है, अगर आपको अभी थोड़ा-सा भी डाउट है, तो रिकॉर्डिंग में जाके 100% देखिएगा या रिकॉर्डिंग आप अगर देख रहे हो, तो पीछे जाकर देखिएगा, ठीक है? देन हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की तरफ। एल्वेओलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस और उसके पहले कंडक्टिंग पार्ट था। एल्वेओलाई पार्ट हमारा एक्सचेंजिंग पार्ट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है? ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल डिफ्यूजन, mainly based on the pressure or concentration gradient, solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also same important, ठीक है? some important factors that can affect your rate of in diffusion। तो देखो हम conceptually देखते हो, आपने ऑक्सीजन लिया अंदर, एल्वेओलाई तक आ गया, या एल्वेओलाई तक एक ब्लड कैपिलरी आई थी, उसमें ब्लड था जिसके पास CO2 था, तो आपके एल्वेओलाई से ऑक्सीजन अंदर आया ब्लड के और आपका CO2 अंदर से बाहर गया एल्वेओलाई के, ठीक है? तो आपकी ब्लड के पास अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसने दे दिया और उसने नया ऑक्सीजन ले लिया। फिर ये ब्लड क्या करेगा, एक टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है? तो देखो ये टिश्यू के पास चला गया, टिश्यू ने ऑक्सीजन लिया, ठीक है? और जो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना था, उसने उसको दे दिया, ठीक है? तो आपके पास क्या हुआ, 2 टाइप पर एक्सचेंज हुआ, एक तो एल्वेओलाई लेवल पर हो गया और दूसरा टिश्यू लेवल पर हो गया। आपको समझ में आ रहा है? एक तो देखो एल्वेओलाई के लेवल पर हो गया आपका एक्सचेंज और सेकंड होगा आपका टिश्यू लेवल पर, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, ठीक है? इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, आपने देखा होगा, ठीक है? पार्शियल प्रेशर प्रेशर में क्या क्या होता है, एक सेपरेट गैस का प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मगर मतलब 4 गैसेस अगर होंगे तो उसमें से सेपरेट गैस का इंडिविजुअल गैस का प्रेशर हम उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एज अ PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressures of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in इस टेबल में दिए, ठीक है? देखो देखो इसे आपको 100% याद करना पड़ेगा, ठीक है? याद करना मतलब बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा, ठीक है? उसके पास और आपके टिश्यूज के पास अगर आप सोचते हो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, ठीक है, तो देखो टिश्यूज क्या करेगा आपका, कार्बन ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है? तो उसके पास और आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ही इसे दिया है, इसने ही इसे दिया है, ठीक है? और इसने भी थोड़ा इसे दिया है, इसने इसे कुछ नहीं दिया, सॉरी, इसने ही सिर्फ इसे दिया है, ठीक है? तो इन दोनों के पास जो भी रहेगा वो सेम सेम रहेगा, ठीक है? लॉजिक है, समझ लो, एक बार लॉजिक समझ लोगे तो इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो आपके जो एल्वेओलाई है, ठीक है, उसके पास और आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम ही रहेगा ना। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि एल्वेओलाई इज द मेन प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। CO2 भी करता है मगर बाहर से तो एल्वेओलाई में क्या आता है, ऑक्सीजन ही आता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा डिफर करेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सचेंज होता है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड सेम ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक है नहीं, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक एयर में आपका क्या है, ऑक्सीजन 159 है, मतलब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो इसे याद कर लिया, इन दोनों को याद कर लिया, यहाँ पर इन दोनों को याद कर लिया, बस इसको आपको याद रखना है, ठीक है? इसको याद करना है, इस वैल्यू को याद करना है, ठीक है? इसे इसे ही सिंपल तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को मैं 5 स्टार देना चाहूंगा, इस पर क्वेश्चन आना संभव ही है, इस मतलब इस साल आ ही सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक जो जब देखा है एम्स में इसके बार ऊपर मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं और एम्स और नीट मिक्स होने के कारण इस पर क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं, ठीक है?
तो इसमें कुछ समझाने जैसा खास नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हो कि यहाँ पर आपका बॉडी टिश्यू दिया है, आपका यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने आपका क्या दिया हार्ट दिया है, ठीक है? और यहाँ पर आपका क्या दिया है अल्वेओलाई दिया है, ठीक है? कुछ ऐसा समझाने जैसा नहीं है, आपको प्रेशर भी रटने हैं। रट अगर इस चार्ट को आप रट लेते हो, ठीक है? इस चार्ट को अगर आप रट लेते हो, तो यहाँ की जब भी जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ है, आपको खुद से ही आ जाएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे कर लो 5 स्टार, ठीक है? फिर हम बाद में देखते हैं कि ग्रेडिएंट वगैरह ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड मैंने आपको कहा। एंड वो सिम सभी चीजें इसमें है, ठीक है? एज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 टू 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी हमारे ब्लड में या किसी भी चीज में 20 टू 25 टाइम्स हायर है ऑक्सीजन से ज्यादा, ठीक है? तो जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा। जितनी आपकी मेम्ब्रेन थिन रहेगी, थिन, उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा। जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा। नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोल्यूबल होता है 20 टू 25 टाइम्स देन ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर इन मच हायर कंपेयर टू द ऑक्सीजन। आपका कार्बन डाइऑक्साइड सोल्युबिलिटी के कारण ज्यादा ट्रांसफर होता है, ठीक है? या ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द 3 मेजर लेयर्स। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है 3 मेजर लेयर। तो यहाँ पर 3 मेजर लेयर्स कौन सी है? फर्स्ट वन इज द थिन स्क्वामस इपिथेलियम, फिर बाद में एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज, एंड थर्ड वन इज द बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपकी जो ये है मेम्ब्रेन है, ये थिन स्क्वामस इपिथेलियम से बनी है। एल्वेओलर की जो मेम्ब्रेन है वो थिन स्क्वामस इपिथेलियम से बनी है। और आपकी जो कैपिलरीज है, ठीक है, आपकी जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? एंडोथेलियम, ठीक है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज से बनी है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीजें मिलाकर आपकी 3 लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है, और जिसकी थिकनेस है टोटल लेस देन अ मिलीमीटर। देखो, थिन स्क्वामस इपिथेलियम आपकी एल्वेओलर कैविटी की वॉल, ठीक है? एंडोथेलियम मतलब कैपिलरीज की वॉल, और उसके बीच में रहेगा एक बेसमेंट सब्सटेंस जिसे हम लोजामेंट कहते हैं, और जिसका फंक्शन होता है इन दोनों के बीच में एडरिंग करना या रोक के रखना, मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू टाइप काम करता है, ठीक है? देयर आर मतलब therefore all the factors in our body are favorable of diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli, ठीक है? मतलब आपके एल्वेओलाई से ऑक्सीजन अंदर आएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई में जाएगा। ऐसी सिचुएशन पूरी होती है। सिचुएशन मतलब पूरी पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, ठीक है? देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर हम आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होते हैं? ब्लड एक्ट करता है हमारा मीडियम, ठीक है? ब्लड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो 97% ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड से जाता है। ब्लड में आरबीसीज होती है, ठीक है? आरबीसी से जाता है। और रिमेनिंग 3% जो रहता है वो किससे जाता है? डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है? ब्लड का ही एक टाइप का पार्ट होता है, ठीक है? तो देखो, प्लाज्मा से 3% जाता है ऑक्सीजन और 97% जाता है आरबीसी से, ठीक है? आपको 100% मिल गया। मगर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ 20 टू 25% जाएगा ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। 70% जाएगा बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है? बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्म में होता है हमें आगे जाके दिखाएगा। और 7% जाता है डिजोल्व स्टेट टू द प्लाज्मा। इसे याद कर लो, ठीक है? इसे याद कर लो। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं ऑक्सीजन का, और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का समझ ले लो। देन आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसे को आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है? इसमें कौन सी चीजें हैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो इसको बिना पढ़े हम देखते हैं, ठीक है? इसको पढ़ते बैठते नहीं है। तो देखो क्या है, नीचे क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? जो कि एमएमएचजी में है। और यहाँ पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखो, असल में होता क्या है, आपका जब ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है आरबीसी से, ठीक है? ऑक्सीजन बाइंडिंग जब होती है आपकी किससे? हीमोग्लोबिन से, ठीक है? तो उसमें क्या चाहिए, उसको कंडीशंस कौन सी अच्छी होती है? जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, जब आपकी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी, या टेम्परेचर कम रहेगा। कौन सी चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड कम रहना चाहिए, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, या आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए। तब ऑक्सीजन बाइंडिंग ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन से। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, या टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तब डिसोसिएशन होता है आपका ऑक्सीजन का। किससे? किससे डिसोसिएशन होता है? हीमोग्लोबिन से। तब जब भी ऐसी कंडीशंस बढ़ जाएंगी, ठीक है? तो देखो, जब भी ऐसी कंडीशंस बढ़ जाएगी, जैसे कि लो PO2 रहेगा, हाई
PCO2 रहेगा, हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और हायर टेम्परेचर रहेगा। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड द क्लियरली इंडिकेट्स दैट द ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सर्किट। नहीं, इस यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशंस आएगी तब आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जिसका शेप है सिग्मोइड, ठीक है, वो राइट साइड में मूव करेगा। सिर्फ इसी चीज को आपको याद करना है। अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में मूव होगा, ठीक है। आपको सिर्फ यही देखना है। और देखो, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। 100 ml ऑफ ब्लड कितना करता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, सिग्मोइड कर्व होता है, ठीक है। और इसे याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा और इस चीज को सेपरेटली याद रखिएगा, ठीक है। इस चार्ट को याद रखना है आपको, सिग्मोइड कर्व है इसे याद करना है। और अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो आपका कर्व है ना राइट साइड में मूव होगा, ठीक है। राइट साइड मतलब इधर मूव होगा। इन तीन चीजों को याद करना है सिर्फ इस पैराग्राफ में, ठीक है। और ऐसा बाकी कुछ याद करने जैसा नहीं है, और आपको खुद से रीड करना है एक बार, ठीक है। देन देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। तो देखो, मोस्टली हमने देखा कि 20 to 25% हमारा कार अमीनो हीमोग्लोबिन थ्रू होगा। मतलब जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को मिक्स करता है तब उसे हम कहते हैं कार अमीनो हीमोग्लोबिन। और जब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। दो सिंपल सी चीज है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। PO2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रहेगा तब आपका कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो PO2 अगर ज्यादा रहेगा तो उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए और इसकी कम चाहिए, तब फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन हो जाएगी, ठीक है। PO2 इज लो इन द टिश्यू, ठीक है। PO2 हमारा लो होता है टिश्यू में और इसके कारण हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो, इसी कारण क्या होता है कि when the PCO2 is low and PO2 is high, dissociation of the carbon dioxide from कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस होता है। मतलब जब CO2 कम होता है और PO2 ज्यादा होता है, ठीक है, PO2 ज्यादा होता है, PCO2 कम होता है, तब PCO2 की क्या होती है? डिसोसिएशन होता है, ठीक है। ये सिंपल चीज आपको याद रखनी है। CO2 विच इज द बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज। जब हमारा हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड होता है टिश्यूज में, जब एल्वेलाई की तरफ जाता है तो एल्वेलाई में PO2 ज्यादा है, तो उसके कारण PCO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है। तो क्या होता है टिश्यू लेवल पर क्या होता है? CO2 और H2O के फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है। मिलन मतलब उनके दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसके कारण फॉर्मेशन होती है कार्बोनेट आयंस की। इसे हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और फिर बाद में सेम कंडीशंस उल्टे डायरेक्शन में होती है एल्वेओलाई में, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्शन होती है हमारे टिश्यूज में और ऐसी डायरेक्शन होती है हमारी किसमें? एल्वेओलाई में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन टाइप देख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट देख रहे हैं, लाइन वाइज नहीं जा रहे। मगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट आस्क, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन कब होती है? टिश्यू में होती है, टिश्यू में होती है। और इस डायरेक्शन में मतलब इस उल्टी डायरेक्शन में हमारे एल्वेओलाई में होती है, ठीक है। एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर, मतलब जो भी मैंने आपको कहा वही सेम है यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने कहा वही है, सिर्फ मैं कम वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हमारा 5 ml क्या होता था? 100 ml ब्लड में हमारा 5 ml ऑक्सीजन जाता था, मगर यहाँ पर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। देखो, ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक लास्ट हम देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो अगर यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा था, मतलब लाइन वाइज नहीं जा रहा था, मैं आपको सिर्फ सिंपली समझाने में लगा था, ठीक है। क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप पढ़ तो लोगे, ठीक है, आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा इसे। देखो, ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। तो देखो, अगर हमारे बॉडी टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो उसे निकालना पड़ता है हमें। अगर हम हेवीली एक्सरसाइज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं, तो उसे निकालना पड़ता है। तो हमें ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करना पड़ता है,
ठीक है, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्या हम खुद से करते हैं क्या? नहीं चलो अभी मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं सॉरी अगर मैं अभी दौड़ रहा हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या कि अभी मुझे सांस अंदर ज्यादा बहुत करनी है। तो खुद से चेंजेस होते हैं। तो खुद से चेंजेस किस तरह से होते हैं, ठीक है, दिस इज डन बाय आवर न्यूरल सिस्टम। तो इसमें सीएनएस वगैरह क्या करता है, हेल्प करता है हमें। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, आरआरसी। आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, आपको ये पोजीशन याद ही होनी चाहिए। इस पे मतलब कोई आपको दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला विच इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन क्या आपको काम करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मगर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मतलब हेल्प करने वाले दूसरे फैक्टर्स और भी है, ठीक है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, ठीक है, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पी फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इस पर कौन हेल्प करता है? न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर रहेगा आपका पॉन्स में, वो किसको हेल्प करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को हेल्प करता है, ठीक है, और उसके फंक्शंस को मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। देखो यहाँ पर क्या है, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन रिड्यूस कर दी है किसने? इस सेंटर ने, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने, सॉरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ने क्या कर दिया कि न्यूरल सिग्नल भेज दिए और उसके कारण आपकी जो ड्यूरेशन थी इंस्पिरेशन की उसे कम कर दिया और उसके कारण रेस्पिरेटरी रेट अल्टर कर दिया, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन उसे क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब धीमे 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 सांस लेने लगा, ठीक है। तो वो किसने कर दिया? आरआरसी ने। आरआरसी मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूमोटिक सेंटर हेल्प करता है, जो कि पॉन्स में प्रेजेंट होता है। अ केमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। रिदम सेंटर आपका क्या पर है? आपका मेडुला में है। उसके पास में उसके एडजेसेंट एक केमोसेंसिटिव मतलब केमिकल के चेंजेस को सेंसिटिव एरिया रहता है, जो कि हाईली सेंसिटिव रहता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अगर आपके CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं तो किसे पहले पता चलेगा? केमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस कैन एक्टिव दिस center which in turn can signal the respiratory rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। तो देखो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला में, उसे हेल्प करता है पॉन्स एंड केमोसेंसिटिव एरिया। पॉन्स भी हेल्प करता है, पॉन्स का फंक्शन आपको नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में, मगर मगर आपके केमोसेंसिटिव जो एरिया है वो क्या करता है, अगर आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस आयंस बढ़ते हैं तो क्या करता है, सिग्नल भेजता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भाई तेरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए और उन्हें तू निकाल, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बाद में चेंजेस करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को निकालता है, ठीक है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च, ठीक है, एओर्टिक आर्च मतलब हमारे एओर्टा के रिलेटेड होता है, मतलब नियर टू द हम हार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, ठीक है, मतलब मोस्टली ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे हार्ट से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेट करता है, ठीक है। और कैरोटिड आर्टरी वो भी वहां पर होती है, ठीक है। तो इन ये दोनों चीजें आपको हेल्प करते हैं। ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन द CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड मैसेज सेंटर टू द रिदम सेंटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीन चीजें याद रखनी है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को तीन चीजें हेल्प करते हैं। फर्स्टली न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स है, फिर बाद में केमोसेंसिटिव एरिया जो कि प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम के साइड में, और फिर बाद में आते हैं एओर्टिक और आर्च और कैरोटिक आर्टरी जो कि सेम फंक्शन करते हैं एज लाइक केमोसेंसिटिव एरिया। और इसका भी फंक्शन क्या है कि उसका चेंजेस जब होगा CO2 का और H+ का, तब आपके रिदम सेंटर को बताती है, ठीक है। तो रिदम सेंटर इज द मेन फंक्शन, मेन टू फंक्शन, और ये जो बाकी तीनों चीजें है उसको बताती है कि भाई तेरे बॉडी में चेंजेस हो रही है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऑक्सीजन का कुछ ऐसा ज्यादा फंक्शन तो वहां पर नहीं रहता। तो देखो आज मेरे 3 बजे से 7 बजे तक, 6:30 बजे तक मेरे खुद के लेक्चर्स थे। तो इसी कारण मुझे लग रहा था कि अपना लेक्चर होगा या नहीं, मगर अपना लेक्चर हो गया। और हम देखते हैं कि डिसऑर्डर्स कौन सी होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से, एक या दो क्वेश्चन आपके डिसीजेस पर आता है, ठीक है। तो इस पर से आ सकता है। अस्थमा क्या होता है? डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। आपने देखा हो कि वो जो पंप होता है उसे हम ऐसे मुंह में लगाकर प्रेस करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? स्टीरॉइड्स रहते हैं, स्टीरॉइड्स रहती है जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकिया एंड ब्रोंक्यूल्स कम करती है।
उसमें क्या रहती है, स्टेरॉइड्स रहती है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स कम करती है। और अस्थमा कब होता है, जब आपके इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स, मतलब जो भी कंडक्टिंग पार्ट है वो अगर इन्फ्लेमेट हो गया तो आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी और उसे हम अस्थमा कहते हैं। तो अस्थमा का सॉल्यूशन क्या है, आपने दबंग मूवी मूवी में देखा होगा कि उसे पंप करते हैं, स्टेरॉइड्स जाते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। फिर बाद में आता है एम्पाइसेमा, जो कि होता है सिगरेट स्मोकिंग से। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मगर उससे होता क्या है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग करने से कारण होता क्या है, एल्यूलर वॉल्स जो कि आपका एक्सचेंज पार्ट है एल्यूलाई, उसके वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, उसके वॉल्स डैमेज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस उसके कारण डिक्रीज हो जाता है और आपके सांस लेने में दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई स्मोकिंग किल्स ड्यू टू स्मोकिंग मेक आपका एक डिसऑर्डर देती है स्मोकिंग एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, आपके एल्वेओलर वॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डैमेज होते हैं, उसके कारण रेस्पिरेटरी और कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, सॉरी रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट जो होता है उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। देन कम्स द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल मतलब आपके ऑक्यूपेशन के कारण होता है। उसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। और उसके उसका रीजन क्या होता है, जो कि एक स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब देखो, जो भी एक फील्ड पर वर्क करते हैं वर्कर्स, मतलब ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स नीचे जाते हैं, कंडक्टिंग पार्ट उन्हें निकाल नहीं पाता, वो जाके ऑयल वाले में मिलते हैं, उसके कारण फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस मतलब फटना वगैरह भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, या थोड़ा लिक्विड भी वहां पर साट जा, मतलब ऐसा इकट्ठा हो जाता है, फ्लोरिफिकेशन भी हो जाता है फाइब्रस टिश्यूज का। ठीक है, तो उससे क्या कारण होता है, लंग डैमेज होता है, सीरियस लंग डैमेज होता है। और उसका आंसर है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा फास्ट तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसका एक रीजन था कि आपको क्विक टाइम में, मतलब देखो 1 घंटे में हमने एक चैप्टर कवर कर लिया। अगर आप खुद से पढ़ने बैठते, ठीक है, तो आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट मिसलीड हो सकते थे और 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगता। ठीक है, तो 1 घंटे में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है किसी का डाउट? तो चलो हम यहाँ पर क्विट करते हैं, एग्जिट करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, जो कि ब्लड वगैरह रहेगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के तरफ से। एंड देन हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ो। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, वो अगर हो सके तो लाइव क्लास अटेंड कर लो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा भी आता है, 1 घंटे में हो जाता है। ठीक है, बाय।